आज हम एक गहरी नजर डाल रहे हैं HBL इंजीनियरिंग के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। हाँ, ये वही कंपनी है जो आजकल काफी चर्चा में है। ईवी बैटरी और वो रेलवे के कवच सिस्टम पर काम कर रही है। बिल्कुल। और हाल ही में इनके Q4 मतलब चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं, तो चलिए इन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये जो भी जानकारी है ये कंपनी की पब्लिक फाइनेंशियल रिजल्ट्स की चर्चा से ही ली गई है। हाँ, पब्लिक डोमेन में है सब। तो सीधा Q4 के आंकड़ों पर आते हैं। जनवरी से मार्च वाली तिमाही कुल आय रही 482 करोड़ रुपए। ये पिछली तिमाही मतलब अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर के 452 करोड़ से करीब 30 करोड़ ज्यादा है। हाँ। तो QOQ मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी बढ़ोतरी दिख तो रही है। हाँ, पिछली तिमाही से बेहतर है ये तो है। लेकिन जब हम इसकी तुलना पिछले साल ठीक इसी टाइम यानी Q4 2023 से करते हैं तो मामला थोड़ा अलग दिखता है। हाँ, वही असली कहानी पता चलती है। पिछले साल इसी तिमाही में आए थे 616 करोड़ रुपए। ओके। और इस बार जैसा मैंने कहा 482 करोड़। ओह, तो ये तो मतलब सीधी सीधी 134 करोड़ रुपए की गिरावट हो गई साल दर साल। ये तो काफी बड़ी गिरावट है। हाँ, ये वाकई में एक बड़ा अंतर है। बिल्कुल। और देखिए, किसी भी कंपनी के लिए ये जो साल दर साल यानी YOY तुलना होती है ना, यही ज्यादा मायने रखती है लॉन्ग टर्म में। सही बात है। तिमाही आधार पर थोड़ी बढ़त ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन YOY आय में इतनी बड़ी गिरावट ये थोड़ी चिंता की बात तो है। ये सवाल उठाता है कि परफॉर्मेंस कितनी सस्टेनेबल है। क्या ये बस एक क्वार्टर की बात है या कुछ और चल रहा है? एग्जैक्टली। अच्छा, आय के बाद अब खर्चों को देखते हैं जी। तो इस तिमाही का कुल खर्चा रहा 410 करोड़ रुपए। 410 करोड़, ठीक है। ये पिछले साल की इसी तिमाही के 493 करोड़ से तो कम है, तो वो एक थोड़ी राहत की बात कह सकते हैं। हाँ, सालाना आधार पर खर्चे कम हुए हैं। लेकिन पिछली तिमाही के 372 करोड़ से ये ज्यादा है। मतलब खर्चे क्यों बढ़े हैं? अच्छा, तो आय क्यों बढ़ी और खर्चे भी क्यों बढ़ गए? था। और खर्चों का असर सीधा मुनाफे पर पड़ता है ना? बिल्कुल। तो प्रॉफिट का क्या हाल है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब PBT, टैक्स से पहले का मुनाफा, वो इस तिमाही में रहा 71 करोड़ रुपए। 71 करोड़। ये पिछली तिमाही के 79 करोड़ से भी कम है। ओहो, तो क्यों भी गिरा? हाँ, और पिछले साल की इसी तिमाही के 122 करोड़ से तो मतलब बहुत ही कम है। बाप रे, 122 करोड़ से सीधा 71 करोड़। ये तो YOY बहुत बड़ी गिरावट है मुनाफे में भी। तो यहाँ तस्वीर एकदम साफ है। मुनाफा तिमाही दर तिमाही और साल दर साल दोनों लेवल पे घटा है। हाँ, दोनों तरफ से नीचे। और फिर टैक्स के बाद का नेट प्रॉफिट वो है 52 करोड़ रुपए। 52 करोड़। और इसी से निकलती है प्रति शेयर आय EPS, वो रही 1.66 रुपीज। 1.66 रुपए। ये आंकड़े भी पिछली तिमाही के 58 करोड़ नेट प्रॉफिट और 2.31 रुपीज EPS से कम है। और पिछले साल की चौथी तिमाही के 65 करोड़ नेट प्रॉफिट और 2.90 रुपीज EPS उनसे भी कम है। मतलब लगभग हर फ्रंट पर, चाहे आय हो, मुनाफा हो, EPS हो, YOY गिरावट तो साफ दिख रही है। और QOQ भी मुनाफा और EPS गिरे हैं। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये हो सकता है क्या कि खर्चों में जो बढ़ोतरी हुई QOQ, उसके साथ मार्जिन पर भी दबाव आया? ये बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, जब आय में गिरावट के मुकाबले मुनाफे में ज्यादा तेजी से गिरावट आती है तो अक्सर मार्जिन सिकुड़ने का ही संकेत होता है। अच्छा। हो सकता है जैसा आपने कहा, वो कच्चे माल की लागत बढ़ी हो, या फिर ये जो नए बिजनेस हैं, EV बैटरी, कवच सिस्टम, इनमें शायद अभी निवेश ज्यादा हो रहा हो और कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही हो। हाँ, ये भी हो सकता है। शुरुआती दौर में खर्चे ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, पर ये संभावित कारण है। ठीक है। अब अगर पूरे साल के प्रदर्शन को देखें, वित्त वर्ष 2024-25, हाँ, वो भी देख लेते हैं। तो पूरे साल की बात करें तो यहाँ भी साल दर साल आय में तो गिरावट है, काफी बड़ी। कितनी? पिछले वित्त वर्ष मतलब FY24 में आय थी 2251 करोड़। वो इस साल FY25 में घटकर 1993 करोड़ रह गई। तो सालाना आय भी गिरी है। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? आय में गिरावट के बावजूद साल का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग स्थिर रहा है, करीब 262 करोड़ रुपए है। ये कैसे? मतलब सालाना आय गिरी पर मुनाफा लगभग उतना ही रहा। हाँ, यही गौर करने वाली बात है। इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी ने साल के दौरान अपने खर्चों पर काफी कंट्रोल रखा, या फिर हो सकता है कि जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेची उनमें हाई मार्जिन वालों का हिस्सा बढ़ गया हो। हाँ, ये भी मुमकिन है। इसी वजह से जो सालाना EPS है उसमें भी बस मामूली सी गिरावट आई है।
10.07 रुपए से घटकर 9.96 रुपए हुई है। तो कम आय के बावजूद मुनाफे को लगभग बचा लेना, ये तो मैनेजमेंट की कुशलता दिखाता है। हाँ, एक तरह से तो हाँ, लेकिन वो आय में गिरावट क्यों हुई वो सवाल तो फिर भी बना रहता है। पी शेयर। हाँ, फेस वैल्यू 1 है तो 1 रुपए का डिविडेंड। पर इस पर अभी शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिलनी बाकी है। बिल्कुल, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो डिविडेंड अमाउंट है ये काफी सामान्य सा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिविडेंड के लिए कोई स्टॉक को देखें। हाँ, कोई बहुत बड़ा आकर्षण नहीं है डिविडेंड यील्ड के हिसाब से। नहीं, ये एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा ज्यादा लग रहा है। तो कुल मिलाकर अगर समेटें तो HBL इंजीनियरिंग के ये Q4 नतीजे एक मिली-जुली तस्वीर दे रहे हैं। हाँ, खिचड़ी है थोड़ी। क्यों आय बड़ी है जो अच्छा है, लेकिन वाय आय, मुनाफा, EPS सब में बड़ी गिरावट है जो चिंता की बात है। और सालाना लेवल पर देखें तो आय गिरी है पर मुनाफा लगभग स्थिर रहा है। ये थोड़ा पॉजिटिव साइड पर है। बिल्कुल, तो मतलब छोटे टाइम फ्रेम में सुधार है पर लंबे टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स चिंताजनक है, और वो सालाना मुनाफा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, उस स्थिर मुनाफे के पीछे की वजह समझनी होगी कि इन मिले जुले नतीजों को देखकर, खासकर वो YOY गिरावट, हो सकता है जब बाजार खुले तो स्टॉक पर कुछ नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिले। ये मुमकिन है। बिल्कुल। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।